जो एफएमजी स्टूडेंट्स हैं उनका एक सवाल जो हमेशा उनके मन में रहता है कि किस अप्रोच के साथ पढ़ाई की जाए, सब्जेक्ट वाइज पढ़ाई की जाए या इंटीग्रेटेड पढ़ाई की जाए या सिस्टम वाइज पढ़ाई की जाए ताकि हमारा एग्ज़ाम पहले अटेम्प्ट में निकल जाए। ये जो इंटीग्रेटेड वर्ड है ना, ये इतना हाइप्ड वर्ड है और सब लोग इसके पीछे जाते हैं। बिल्कुल कि मुझे इंटीग्रेटेड पढ़ाई करनी है, मेरे को इंटीग्रेटेड पढ़ाई करनी है। बहुत अच्छी चीज़ है, आपको करना चाहिए। तो जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन तब आता है जब आपके बेसिक्स राइट है। आपके हिसाब से एक एस्पिरेंट को फेलियर्स को किस हिसाब से डील करना चाहिए, किन चीज़ों पे उसको फोकस करना चाहिए? अगर वो एक एग्जाम दे चुका है और उसको एक जगह से सक्सेस नहीं मिली तो फिर उसका कॉन्फिडेंस टूटता है। उसी दोबारा लूप में जाना उसके लिए डिफिकल्ट हो जाता है और दोबारा से उन्हीं बुक्स को खोलना, उसी सब्जेक्ट को पढ़ना, और खासतौर से अगर मान लीजिए आपने रिपीट किया है तो सेम फैकल्टी से पढ़ना, सेम बात सुनना, क्योंकि हम तो सेम ही चीज़ पढ़ा रहे हैं। तो बच्चे को लगता है कि गिमिक है। मुझे ऐसा लगता है कि एनबी इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया के सारे डॉक्टर्स को देख रही है और वो इसी एग्ज़ाम में क्यों मॉड्यूलेट करेगी, पहली बात। एंड सेकेंडली, हम अपने को इम्प्रूव कर सकते हैं, हर चीज़ से लड़ नहीं सकते। आजकल देखा जा रहा है कि जो एफएमजी पास आउट बच्चे हैं उनके लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो इंटर्नशिप का है। क्या चीज़ इसमें ऐसा हो सकती है आईएमजीज और एफएमजीज दोनों इक्वल एक दूसरे को एक समान नज़र से देखें और समान नज़रिए से उस चीज़ की पालना की जाए? वो जो नॉलेज डिफरेंस प्रोफेसर्स देख रहे हैं आजकल, उससे धीरे धीरे दे आर अंडरस्टैंडिंग कि यार एफएमजीज जो हैं दे नो। परसेप्शन ये है कि भाई आप इंडिया में नहीं कर पाए तो आप बाहर चले गए, दैट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। आपने आके एग्ज़ाम दिया, इंडियन बॉडी ने एग्ज़ाम बनाया है, आपने उसको टफ बनाया है, रिजल्ट उतना नहीं है। अगर 100 में से 18 बच्चा पास हो रहा है, 20 बच्चा पास हो रहा है, तो मतलब वो डिजर्विंग 20 बच्चा पास हो रहा है, तो ऑब्वियसली उनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। तो अगर आप आईएमजी स्टूडेंट को स्टाइपेंड देते हैं तो आप एफएमजी को भी स्टाइपेंड दीजिए। एज ए एफएमजी ये सवाल मन में बहुत बार आता है कि हम कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट चाहते हैं। सर, एक पर्सनल सवाल, हाँ, अगर आप डॉक्टर नहीं होते तो क्या होते? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट डॉक्टर रोहित यदुवंशी आपका स्वागत करता हूं दी रोहित पॉडकास्ट में, जहां हम बात करते हैं स्ट्रगल्स की, सक्सेस की और उन सभी रास्तों की जिनसे हर एफएमजी एस्पिरेंट होकर गुजरता है। दोस्तों, हम सब जानते हैं एफएमजी एस्पिरेंट की जर्नी आसान नहीं होती। यह सिर्फ एक एग्ज़ाम नहीं है, बल्कि यह स्ट्रगल है स्लीपलेस नाइट्स का, फेलियर्स का और उसके बाद उठ खड़े होने का, और उम्मीद, एक ऐसी उम्मीद जो हर बार दिल में जलती रहती है। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ वो शख्स हैं जिन्होंने ना सिर्फ अपनी मेडिकल जर्नी में स्ट्रगल्स देखे, बल्कि स्ट्रगल्स को स्ट्रेंथ बनाकर हजारों स्टूडेंट का रास्ता रोशन किया। ये सिर्फ एक पैथोलॉजिस्ट नहीं, बल्कि गाइड, मेंटोर और दोस्त हैं हर उस एफएमजी स्टूडेंट के लिए जो अपने सपनों की लड़ाई लड़ रहा है। इनकी क्लास में ना सिर्फ पैथोलॉजी या मेडिसिन पढ़ाई जाती है, बल्कि इनकी क्लास में सिखाया जाता है जीतने की कला, गिरने के बाद उठने की कला और कभी ना हार मानने का जज्बा। आज हमारे पॉडकास्ट में हम स्वागत करते हैं डॉक्टर कुणाल वीर गर्ग सर का, जिनकी ज़िंदगी की कहानी और उनकी मेहनत, उनकी गाइडेंस शायद हमारे दिल को छू जाए और आगे की ज़िंदगी को हमें हिम्मत दे। तो हम स्वागत करेंगे डॉक्टर कुणाल वीर गर्ग सर का। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने अपने इतने कीमती समय में से हमारे लिए समय निकाला और इस पॉडकास्ट में आप आए। थैंक यू रोहित, थैंक यू वेरी मच। आपकी टीचिंग से हम बहुत ही इंस्पायर्ड हैं, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि आपकी यह जर्नी कहाँ से शुरू हुई और पैथोलॉजी चुनने का वह डिसीजन आपने क्यों लिया, और साथ ही आप टीचिंग की तरफ कैसे आए? जर्नी तो बिकॉज आई वॉज बॉर्न इन अ मेडिकल फैमिली, तो पापा मम्मी डॉक्टर्स हैं, तो वो हर डॉक्टर का बच्चा यही सोचता है कि उसको डॉक्टर बनना है। तो वो शुरू से ही था कि कुछ करना है, डॉक्टर बनना है। तो मेडिसिन तो इसलिए आया कि पेरेंट्स वाज द प्राइम फैक्टर। फिर एमबीबीएस किया और ऐसा कभी सोचा नहीं था कि टीचिंग में जाना है। बट जो मेरा स्कूल लाइफ है, उस स्कूल लाइफ में ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस आती थी कि जैसे सब बोलते हैं ना कि पढ़ लो, एग्ज़ाम है, पढ़ लो, तुम्हें पढ़ना चाहिए, एग्ज़ाम से 4 दिन पहले खेलना बंद कर देना चाहिए। तो हम भी बच्चे थे, ऐसा होता था कि एग्ज़ाम से पहले 4 दिन पढ़ना है। लेकिन कई बार बच्चे के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि उसको पता ही नहीं होता कि कैसे पढ़ना है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि विद टाइम एज बढ़ती है,
लेकिन जो कंटेंट है वो भी टफ होता चला जाता है। तो मुझे अच्छे से याद है कि चाहे वो 6-7 क्लास हो मेरी, या 9-10 क्लास हो मेरी, या इवन 11-12 भी हो, तो जब भी कुछ प्रॉब्लम आती थी तो मेरे पेरेंट्स ये तो बोलते थे कि पढ़ाई करनी है, बट एक चीज़ मेरे मॉम डैड के साथ कैसा था कि वो दे यूज्ड टू सिट विद मी, बैठ के पढ़ा देते थे कि आजा चल केमिस्ट्री पढ़ा देते हैं, बायो पढ़ा देते हैं। तो वो आई थिंक वहाँ से वो स्किल इम्बाइब हो गई। पापा पढ़ाते थे तो उनसे सीखता था, उस चीज़ ने बहुत मदद किया। फिर MBBS के बाद विनीत सर से मिला, और सर से मिलने के बाद सब कुछ ही चेंज हो गया। मतलब क्योंकि पापा तो एज अ डॉक्टर काम करते हैं, उन्होंने पढ़ाया तो उस चीज़ से मैंने सीखा, लेकिन सर को मैंने पढ़ाते हुए देखा, और जब उनको पढ़ाते हुए देखा तो लगा कि ये काम मुझे भी करना है। और हमेशा से ऐसा लगता ही था कि जब भी स्कूल टाइम में पापा कुछ पढ़ा देते थे तो मुझे लगता था कि वाह, ये समझ में आ गया यार, मतलब इट इज़ सो सिंपल, जबकि ये टेक्स्ट बुक से पढ़ते हुए तो बहुत टफ हो जाता है। और ऐसे ही सर से जब पढ़ा तो लगा कि नहीं यार, अगर हम कोशिश करें किसी चीज़ को सिंप्लीफाई करने की तो इट कैन रियली चेंज द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। मेरी खुद हुई, तो मुझे लगा कि मैं भी इस काम को करूं। और जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि भगवान का आशीर्वाद और माँ बाप की दुआएं उन लोगों ने यहाँ तक पहुँचा दिया। बहुत ही अच्छा सर, बहुत ही अच्छा आपसे पढ़ के लगता है, और आपकी क्लासेस में बहुत कुछ चीज़ें, सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, उसके अलावा भी ज़िंदगी की बहुत सी चीज़ें हमें सीखने को मिलती है। जैसा कि हम टाइम के साथ में देख रहे हैं कि FMG एग्ज़ाम जो है वो हमेशा कंट्रोवर्सी में रहता है, और टाइम के साथ में पैटर्न जो है एग्ज़ाम का वो भी टफ होता जा रहा है। आपकी नज़र में FMG एग्ज़ाम में क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए? और जैसा कि बोला जाता है कि जो जनवरी और जुलाई का जो एग्ज़ाम होता है, दोनों में डिफरेंसेस होता है, दोनों के रिजल्ट में डिफरेंसेस होता है, कि जो जुलाई का जो एग्ज़ाम होता है वो थोड़ा सा टफर साइड में टफ आता है, और जनवरी वाला थोड़ा सा ठीक सिंपल आता है। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसमें रोहित ऐसा है कि कंट्रोवर्सीज जो हैं एग्ज़ाम्स के साथ, तो मतलब ये मेरा खुद का पर्सनल व्यू है कि मैं ऐसा मानता हूँ कि नेगेटिविटीज़ तो हर जगह है। बिल्कुल सर। ठीक है, उसके बिना काम नहीं चल सकता, क्योंकि जब तक कुछ ख़राब नहीं देखेंगे तो अच्छा हुआ ये पता नहीं चलेगा। और ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जिसके साथ कोई नेगेटिविटी नहीं है। और मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो कंट्रोवर्सीज़ हैं, अगर आप इनको ध्यान से देखो तो इसमें से कुछ कंट्रोवर्सीज़ तो ऐसी हैं जो सेल्फ मेड है, मतलब वो एक्चुअली एग्जिस्ट नहीं करती, बट बिकॉज नेगेटिविटी अट्रैक्ट बहुत करती है, कंट्रोवर्सी चीज़ें अट्रैक्ट बहुत करती है। एक कोई भी चीज़ जो थोड़ी सी भी फेमस है, उसकी अच्छी बात शायद उतना ना लोग देखें, पर उसके साथ कुछ अगर नेगेटिव हो जाएगा तो ज़्यादा प्रोपेल करेगी वो सोसाइटी में। तो मेरे को लगता है कि बिकॉज अब चंक ऑफ स्टूडेंट्स बढ़ गए हैं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, और हम जानते हैं कि पासिंग रेट उतना ज़्यादा है नहीं, तो ऑब्वियसली ऐसे लोग ज़्यादा हैं जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं इस चीज़ को क्लियर करने के लिए, और उन लोगों को कुछ भी ऐसा बोलना जो थोड़ा सा भी नेगेटिव है वो उनको अट्रैक्ट कर देता है, उनके ट्रैक से छून लेता है। तो मेरे को लगता है कि एक तो कंट्रोवर्सी का ये देखना बहुत ज़रूरी है कि क्या सही क्या गलत। सेकेंडली, जो रिफॉर्म्स के बारे में आप बात कर रहे हो कि FMG एग्ज़ाम में क्या रिफॉर्म्स होने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि NB ने एक फॉर्मा दिया हुआ है जिसके अंदर वो सब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं, और ऑल द 19 सब्जेक्ट्स को वो इंक्लूड करते हैं, एंड दे हैव गिवन अ क्वेश्चन नंबर कि इतना क्वेश्चन आना है। और मेरे को प्रैक्टिकली ऐसा लगता है कि इट इज़ नॉट अबाउट बीइंग अ डिफरेंस की प्री क्लिनिकल, पैरा क्लिनिकल, क्लिनिकल सब्जेक्ट्स, बट मेरे को ऐसा लगता है कि जब आप किसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो तो आपने एक आउटलुक दिया हुआ है, और उस आउटलुक के हिसाब से बच्चा सोचता है, एग्ज़ाम में जाता है तो सोच के जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं पढ़ा रहा हूँ तो बच्चे को पता है कि भाई ये टॉपिक्स आज पढ़ाने वाले हैं, तो बच्चा उस हिसाब से बैठा है। ऐसे ही जब हम एग्ज़ाम में जाते हैं तो पेपर 1 में क्या आना है, पेपर 2 में क्या आना है, उसके हिसाब से बच्चा एक मेंटली अपने को प्रिपेयर करता है, बिकॉज हर सब्जेक्ट एक जैसा नहीं हो सकता, तो उसकी एक एक्सपेक्टेशन होती है एग्ज़ाम से। NB जो पिछले 3-4 साल से कर रही है, पहला ऐसा नहीं होता था, लेकिन पिछले 3-4 साल से जो मैं देख रहा हूँ पेपर्स में, उसमें ये है कि आप क्लियर डिफ्रेंसिएशन नहीं कर पा रहे हो क्वेश्चंस के बीच में। दैट इज़ वैलिड इनफ, मतलब वो एक पॉइंट हो सकता है कि आजकल इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस आने लग गए हैं तो समझ में नहीं आता, लेकिन फिर भी दी अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट वो उतना ज़्यादा रिफाइंड नहीं है। और हम देखते हैं कई बार कि कुछ सब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ जाते हैं और दूसरे सब्जेक्ट से गायब हो जाते हैं। तो अगर कोई बच्चा है जिसने हर सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश की है तो उस बच्चे के लिए वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है वहाँ पे कि
अगर कोई सब्जेक्ट मान लीजिए उसका स्ट्रांग नहीं और आपने वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन डाले तो उस बच्चे को पेपर देने में प्रॉब्लम आती है। सेकेंडली, गुड पार्ट ये है कि ये एक स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है, ये कॉम्पिटिटिव नहीं है तो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और थोड़ा सा जो क्लैरिटी है अबाउट दिस एग्ज़ाम्स की इसकी डेट्स वगैरह कैसे आनी चाहिए उसमें बहुत अप एंड डाउन होता है, वो एक डायलेमा एनबी को ठीक करना चाहिए। एंड गुड पार्ट इसकी साल में 2 बार लेते हैं, बिकॉज ऐसा कई बार होता है कि साल में एक ही एग्ज़ाम हो। हम रिफॉर्म ये कर सकते हैं कि चांसेस 6 महीने की बजाय थोड़ा सा जल्दी कर सकते हैं, बिकॉज देर आर सो मेनी पीपल, जैसे अभी भी आप देखो कि अराउंड 82% पीपल कुड नॉट पास द एग्जाम लास्ट टाइम। बिल्कुल सर। और उन 82% पीपल में आप देखोगे जो एग्ज़ाम पास नहीं कर पाए, उनमें से एटलीस्ट 20-30% पीपल ऐसे हैं जिन लोगों को दोबारा से 6 महीने का गैप नहीं भी चाहिए, थोड़ा सा ही प्रॉब्लम है। तो अगर आप इसको साल में 2 की नहीं 3 बार कर दो तो प्रोबेबली शायद थोड़ा सा और पासिंग परसेंटेज बढ़ जाए और बच्चे उतना टाइम वेस्ट नहीं हो, उनका साल साल निकल जाता है वो नहीं हो। एंड जो आपने पूछा कि जनवरी और दिसंबर वाला जो जनवरी और जुलाई वाला जो एग्ज़ाम होता है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन स्टूडेंट का जो माइंडसेट है उसके अंदर डिफरेंस होता है। जब हम किसी भी चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं, हम जानते हैं कि बाहर से आने वाले बच्चे ज़्यादातर जो पास हो रहे हैं वो आते ही इंडिया जून में है, और जब वो वहाँ से आ रहे होते हैं तो ज़्यादातर बच्चे फ्रेश होते हैं, इंडियन करिकुलम के हिसाब से पढ़े हुए नहीं होते हैं, एंड वॉट एवर दे चूज़, जो भी जहाँ भी जैसे भी पढ़ना है उनको वो चूज़ करके जब एक चीज़ को ज्वाइन करते हैं, उसके बाद चूँकि वो न्यू है टू द एनवायरनमेंट तो वो लोग ज़्यादा सुनते हैं फैकल्टीज़ की, बिल्कुल। उन लोगों को नहीं पता होता उतनी सारी चीज़ें। तो उस सिचुएशन में बच्चे को समझाना, गाइड करना, उसके साथ ट्रस्ट डेवलप कराना वो इजी होता है। और आप देखोगे कि फर्स्ट टाइमर्स जो हैं वो ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू रिपीटर्स। बिल्कुल। जब बच्चा एक एग्ज़ाम दे चुका होता है, उसने मेहनत तो की होती है जी। और अगर वो एक एग्ज़ाम दे चुका है और उसको एक जगह से सक्सेस नहीं मिली तो फिर उसका कॉन्फिडेंस टूटता है, उसी दोबारा लूप में जाना उसके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, और दोबारा से उन्हीं बुक्स को खोलना, उसी सब्जेक्ट को पढ़ना, और ख़ासतौर से अगर मान लीजिए आपने रिपीट किया है तो सेम फैकल्टी से पढ़ना, सेम बात सुनना, क्योंकि हम तो सेम ही चीज़ पढ़ा रहे हैं, तो बच्चे को लगता है कि गिमिक है, इससे कुछ नहीं होने वाला, तो वो डाइवर्ट हो जाता है और सोर्सेज मल्टीपल रख लेता है, क्योंकि उसको अब सेकेंड टाइम हो गया, उसको रिस्क लेना ही नहीं है। बिकॉज हमारे लिए तो बोलना ईजी है, सेकेंड टाइम थर्ड टाइम, वो बच्चा जी रहा है वो ज़िंदगी, पैसे लग रहे हैं, टाइम लग रहा है, प्रेशर आ रहा है, लाइफ एज बढ़ रही है, तो उस चक्कर में क्या है कि बहुत ज़्यादा अप्रोच जो है ना, वो जैसे हम हमेशा बोलते हैं कि वो जो ऐसा है ना कि आपको स्ट्रीमलाइन होना चाहिए, पिन पॉइंट एम होना चाहिए आपका, बच्चे का वो पिन पॉइंट एम नहीं रह पाता और वो बहुत ज़्यादा इधर उधर सोचने लगता है, और उस इधर उधर सोचने की वजह से जो जून वाला एग्ज़ाम है, जुलाई वाला एग्ज़ाम, बिकॉज इसमें मैक्सिमम रिपीटर्स होते हैं, तो इसमें प्रॉब्लम क्रिएट होती है और रिजल्ट उतना नहीं आता। और आप ऐसे बहुत बच्चों को देखोगे जो आपको हमेशा ही बताएंगे कि मेरे 3 बार से 148, 147, 146 चल रहा है, और वो फिर इसके साथ एक और चीज़ डायलेमा जुड़ जाता है कि यार कहीं एनबी तो कुछ रिजल्ट को मॉड्यूलेट नहीं कर रही है। अब मुझे ऐसा लगता है कि एनबी इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया के सारे डॉक्टर्स को देख रही है, और वो इसी एग्ज़ाम में क्यों मॉड्यूलेट करेगी, पहली बात। एंड सेकेंडली, हम अपने को इम्प्रूव कर सकते हैं, हर चीज़ से लड़ नहीं सकते। बिल्कुल सर। तो हमेशा इस बात को देखना चाहिए कि जनरली होता क्या है कि जब आप दोबारा एग्ज़ाम के लिए बैठते हो, आपने एक बार तैयारी की, आप एग्ज़ाम नहीं निकाल पाए, आपको बहुत ज़्यादा आप डिसअपॉइंटेड हो, तो जनरली बच्चे उस डिसअपॉइंटमेंट से 1-2 महीने तक बाहर ही नहीं आते, और वो उस रेंज में नहीं आ पाते कि उनकी 8-10 घंटे की सेल्फ स्टडी निकले, अगर वो पढ़ रहे हैं दोबारा से अपने आप या क्लासेस को ध्यान से सुने, वो आते ही हैं दोबारा से उस मोड में लास्ट के 2 महीने में। बिल्कुल सर। अब चूंकि वो पिछली बार भी अच्छा नंबर लेके आए थे, तो उन्होंने 2 महीने में वो पिक तो कर लेंगे, लेकिन दोबारा से वो थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं कर पाते कि वो आगे निकल जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सोचने की बजाय कि मतलब क्या चीज़ गलत है, क्या सही है, हमें ये सोचना चाहिए कि हम कहाँ गलत हैं और हम कैसे अपने को बढ़ा सकते हैं। और फेलियर्स एंड सक्सेस ये एक पार्ट है ज़िंदगी का। हर रोज़ आप किसी चीज़ में फेल होते हो, किसी चीज़ में सक्सीड करते हो। आज अगर किसी चीज़ में सक्सेस आ गई तो ये ज़रूरी नहीं है कि कल आप फेल नहीं होगे। यू कैन फेल एनी टाइम। और अगर आज फेलियर है तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये कल भी फेलियर ही रहना है। इफ़ यू कीप ऑन ट्राइंग यू कैन सक्सीड। बट देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो, इस चीज़ को आपको हमेशा देखना है।
सर, जैसा कि 2019 से देखा जा रहा है कि नेक्स्ट एग्ज़ाम लागू करने के लिए उसकी काफ़ी बार गाइडलाइंस भी आ चुकी हैं, तो अगर इन फ्यूचर नेक्स्ट अगर इम्प्लीमेंट होता है तो एफएमजीज के लिए जो सिनेरियो है, एग्ज़ाम सिनेरियो है, वो किस हिसाब से बदल सकता है? आप इस बारे में क्या सोचते हैं? देखो, नेक्स्ट के लिए वो जो बोल रहे हैं उसमें ये बोल रहे हैं कि नेक्स्ट वन वुड बी एन ऑब्जेक्टिव एग्जाम और नेक्स्ट 2 इंटर्नशिप के बाद देना है। दिस इज़ व्हाट दिस से। बिल्कुल। और नेक्स्ट 2 के लिए वो बोलते हैं कि जहाँ पे आप इंटर्नशिप कर रहे हो वहीं पे आप एग्ज़ाम दे सकते हो। दैट इज़ जस्ट अ पास एंड फेल थिंग। और मुझे लगता है नेक्स्ट 2 उतना टेंशन वाला नहीं होगा। गुड पार्ट ये होगा कि जब वो एग्ज़ाम की बात करेंगे तो वो ऑब्वियसली देन द मैनेजमेंट हैज़ टू प्रोवाइड दी फैसिलिटीज़ फॉर अ स्टूडेंट टू लर्न। तो वो सिखाएंगे तो बच्चे को काम आएगा। इट विल हेल्प आवर इंफ्रास्ट्रक्चर, आवर हेल्थ केयर सिस्टम, और बच्चों को कॉन्फिडेंस आएगा। अगर आप काम सीखोगे तो आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे। नेक्स्ट 1 में जो वो चीज़ कह रहे हैं, जैसे अभी एक एफएमजी बच्चे को ऑल द 19 सब्जेक्ट्स 180 दिन में पढ़ना है, रिवाइज भी करना है, क्वेश्चन भी सीखने हैं। नेक्स्ट 1 में दे आर टॉकिंग अबाउट 6 सब्जेक्ट्स, मतलब मेन जो सब्जेक्ट्स हैं, और वो कह रहे हैं कि हम फाइनल ईयर सब्जेक्ट्स का एग्ज़ाम लेंगे। आप अगर वैसे देखो चीज़ों को तो उसमें पढ़ने के मामले में तो उतना फ़र्क नहीं आएगा, बिकॉज अगर आप सर्जरी का क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो आपको एनाटमी आनी चाहिए, बिल्कुल। आपको डिजीज़ की पैथोलॉजी आनी चाहिए। आप अगर मेडिसिन के क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो तो आपको फिजियोलॉजी आनी चाहिए, आपको फार्माकोलॉजी आनी चाहिए। तो पढ़ने के सेंस में तो फ़र्क नहीं होगा, लेकिन हाँ, अप्रोच जो होगी पढ़ाने की वो फ़र्क हो जाएगी कि जब इंटीग्रेटेड ही पेपर आना है तो फिर वो इंटीग्रेटेड अप्रोच हो जाएगी। बट स्टिल अगर किसी के बेसिक्स क्लियर नहीं है तो उनको बेसिक्स को क्लियर करना होगा। और प्रोबेबली अगर नेक्स्ट आता है तो मुझे लगता है कि बाहर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको थोड़ी सी और ज़्यादा अवेयरनेस चाहिए होगी, एंड दे वुड हैव टू स्टार्ट स्टडिंग अर्ली, ताकि जो बेसिक सब्जेक्ट्स हैं उनको अलग अलग तरीके से वो पढ़ सकें, सो दैट व्हेन दे कम टू इंडिया तो उनकी इंटीग्रेटेड अप्रोच बेटर हो जाए। आजकल देखा जा रहा है कि जो एफएमजी पास आउट बच्चे हैं उनके लिए जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो इंटर्नशिप का है। ड्यू टू कोविड-19 और रसिया यूक्रेन वार बोल दिया गया है कि 2 से 3 साल की इंटर्नशिप आपको करनी है, बिना किसी स्टाइपेंड के। अनइक्वल ट्रीटमेंट्स जो बच्चों के साथ हॉस्पिटल्स में हो रहे हैं बाय गवर्नमेंट बॉडीज़ और हॉस्पिटल स्टाफ जो भी है, उस चीज़ से बच्चे बहुत परेशान हैं। जो भी पास आउट एफएमजी स्टूडेंट हैं वो बहुत परेशान है उस चीज़ से। तो क्या इसमें हम सिस्टम को अनफेयर स्टूडेंट्स के प्रति मान सकते हैं, या फिर क्या चीज़ इसमें ऐसा हो सकती है कि जो बच्चों को ऐसा फील ना कराए कि जिसकी वजह से बच्चा आईएमजीज और एफएमजीज दोनों इक्वल एक दूसरे को एक समान नज़र से देखें और समान नज़रिए से उस चीज़ की पालना की जाए? देखो रोहित, इसमें 2 बातें हैं कि क्या ये चीज़ हो रही है, तो डेफिनेटली ये चीज़ हो रही है। बिल्कुल। और जब एफएमजी बच्चा कहीं इंटर्नशिप के लिए जाता है तो उसके लिए थोड़ा सा माइंडसेट डिफरेंट होता है। बट मैंने ये देखा है कि अभी रिसेंटली, मतलब जब से ये एग्ज़ाम टफ हो गया है बहुत, तो जो बच्चों की नॉलेज है, एफएमजी बच्चों की नॉलेज, वो एक आईएमजी ग्रेजुएट, मेजॉरिटी ऑफ आईएमजी ग्रेजुएट की मैं बात कर रहा हूँ, बैरिंग सम कॉलेजेस। तो अगर टॉप कॉलेजेस को आप छोड़ दो, उसके अलावा अगर आप आईएमजी की नॉलेज देखते हो और एक एफएमजी की नॉलेज देखते हो, तो क्योंकि एफएमजी बच्चा पहुंचता है इंटर्नशिप में सारे 19 सब्जेक्ट को पढ़ के बिल्कुल दोबारा से रिसेंटली, तो उसकी नॉलेज फ्रेश होती है और वो ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सकता है इन द डिस्कशंस जो कि बेड साइड हो रहे हैं पेशेंट्स के साथ। एक आईएमजी बच्चा अपना फाइनल ईयर का एग्ज़ाम दे के जाता है, उसके पास ये ज़रूरी नहीं है कि उसको बेसिक सब्जेक्ट्स याद हों, तो वो जो नॉलेज डिफरेंस प्रोफेसर्स देख रहे हैं आजकल, उससे धीरे धीरे दे आर अंडरस्टैंडिंग कि यार एफएमजीज जो हैं दे नो। पहले जब एग्ज़ाम नहीं था सिचुएशन डिफरेंट थी, और परसेप्शन ये है कि भाई आप इंडिया में नहीं कर पाए तो आप बाहर चले गए, दैट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। आपने आके एग्ज़ाम दिया, इंडियन बॉडी ने एग्ज़ाम बनाया है, आपने उसको टफ बनाया है, रिज़ल्ट उतना नहीं है। अगर 100 में से 18 बच्चा पास हो रहा है, 20 बच्चा पास हो रहा है, तो मतलब वो डिज़र्विंग 20 बच्चा पास हो रहा है, तो ऑब्वियसली उनको रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए। और हम ये तो नहीं कह सकते कि यार हम सिस्टम में ये चेंज ले आएंगे, वो चेंज ले आएंगे, बिकॉज वो चीज़ चलती रहती है। बट जो ये हो रहा है, जो बच्चा पढ़ रहा है, जो बच्चा सीख के आ रहा है, जो पास कर रहा है, जो मेहनत है, ये आप देखोगे कि विद इन फ्यू ईयर्स पीपल विल स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग। एंड आप देखो कि पीजी में भी इतना एफएमजी बच्चा क्लियर कर रहा है। पहले
हम सुनते नहीं थे, बिल्कुल लेकिन अब पीजी में इतने एफएमजी बच्चे क्लियर कर रहे हैं बिकॉज नॉलेज है, बिकॉज अंडरस्टैंडिंग है, एंड इट विल गिव देम रेस्पेक्ट एंड दे डिजर्व रेस्पेक्ट एक बार एग्जाम क्लियर करने के बाद। रही बात स्टाइपेंड की, मुझे समझ में ही नहीं आता कि गवर्नमेंट ने ऐसा क्यों कर रखा है। भाई आपने एक सिस्टम बनाया कि अगर आपने नीट क्वालिफाई किया हुआ है तो आप बाहर जा सकते हो। बच्चा बाहर चला गया, यहाँ सीट्स नहीं है, सेलेक्ट नहीं हो पाया, कोई भी रीज़न हो सकता है, सेलेक्ट नहीं हो पाया, सीट्स की वजह है, रिजर्वेशन इतना बड़ा कारण है, बच्चा बाहर चला गया, उसने आपसे तो कुछ नहीं मांगा, बिल्कुल उसके पास ज़रूरतें पूरे करने का सामान था, वो कुव्वत रखता था वहाँ पढ़ने की, वो पढ़ के आया। आपने आने के बाद एक एग्ज़ाम बनाया, वो एग्ज़ाम को आप जैसे रखना चाहते हैं आप वैसे रखा आपने, उस बच्चे ने पढ़ के वो एग्ज़ाम भी क्लियर किया। तो अब जब एक बार आपने उसको प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन दे दिया पास होने के बाद, देन ही डिजर्व्स द इक्वल राइट्स एज एन आईएमजी। बिल्कुल तो अगर आप आईएमजी स्टूडेंट को स्टाइपेंड देते हैं तो आप एफएमजी को भी स्टाइपेंड दीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल। अब उसमें वो लोग ये बोलते हैं कि आईएमजी तो अपने पेरेंट कॉलेज से इंटर्नशिप कर रहा है और एफएमजीज का वो पेरेंट कॉलेज नहीं होता, बट भाई अलॉट तो आप ही कर रहे हो। बिल्कुल। तो जब अलॉट आप कर रहे हो सो मेक इट अ सिस्टम कि उनको मिलनी चाहिए स्टाइपेंड। एंड इट्स नॉट अबाउट कि आप कितनी दे रहे हो, कितने पैसे दे रहे हो, वो चीज़ नहीं है। इट्स अबाउट कि दे शुड हैव एन इक्वल राइट। जितना एक आईएमजी को आप स्टाइपेंड देते हो क्योंकि उसने एमबीबीएस क्लियर किया हुआ है, आप उतना एक एफएमजी को भी स्टाइपेंड दो क्योंकि उसने भी एग्जाम क्लियर किया है जो आपने बनाया है और वो उसी कॉलेज से इंटर्नशिप कर रहा है जो आपने अलॉट किया है। इतना ही नहीं, अभी तो ऐसा भी है कि कॉलेजेस दे डिमांड मनी फ्रॉम द स्टूडेंट्स बिल्कुल टू गेट देम एनरोल्ड। बहुत गलत है वो, एंड इट शुड बी चेक्ड एंड इट शुड बी बार्ड। और ये जो 2 साल की इंटर्नशिप पोस्ट कोविड आई थी, टू बी वेरी फ्रैंक मुझे उसमें प्रॉब्लम नहीं, ठीक है आपने अगर ऐसा बनाया बहुत अच्छा, लेकिन आप सेम टाइम के आईएमजी स्टूडेंट्स को भी 2 साल की इंटर्नशिप दो। बिल्कुल। अगर इन बच्चों को नहीं समझ में आया है और आपने इनको 2 साल बैठाया है तो ऐसे आईएमजी को भी 2 साल बैठना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि आप ऐसा बोल रहे हो कि यहाँ पे एजुकेशन का स्टैंडर्ड इतना अच्छा है और वहाँ पे एजुकेशन का स्टैंडर्ड कुछ भी नहीं है? और अगर ठीक है, अगर आप इसको बोलते भी हो, आप भेज क्यों रहे हो? बिल्कुल। और आपने भेजा है, आपने एग्जाम ले लिया ना, तो जब आपने एग्जाम ले लिया और उस बच्चे ने क्लियर कर लिया है, इट शुड बी इक्वल। वंस यू आर इन, वी आर इन इंडियन, जब हम इंडियंस हैं तो फिर डिस्पैरिटी क्यों है? तो वो नहीं होनी चाहिए। जैसा कि देखा जाता है कि जीवन में हर बच्चा, चाहे वो किसी भी फील्ड से हो, वो जीवन में सक्सेस चाहता है और वो ये भी चाहता है कि जब मैं तैयारी शुरू करूं उसी वक्त इन वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट मुझे सक्सेस मिल जाए, सक्सेस हासिल हो जाए। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो किसी कारणवश उस चीज़ को हासिल नहीं कर पाते हैं, उनके जीवन में फेलियर्स आते हैं। आपके हिसाब से एक एस्पिरेंट को फेलियर्स को किस हिसाब से डील करना चाहिए, किन चीज़ों पे उसको फोकस करना चाहिए कि ताकि वो उन फेलियर्स को फेलियर्स की तरह ना लेके एक मोटिवेशन के रूप में ले? रोहित, मुझे ऐसा लगता है कि जब कोई फेल होता है तो जैसे होता है ना कि आप जो आप फील कर रहे हो वो आप बस खुद ही फील कर सकते हो। इवन अपने क्लोजेस्ट अलाइ को भी आप समझा नहीं सकते कि आप क्या फील कर रहे हो कई बार, ठीक है। एंड वेरी फॉर्चुनेट आर दोज पीपल जिनकी फैमिली फ्रेंड्स इस तरीके के हैं कि उनसे वो शेयर कर सकते हैं। आधे लोगों को प्रॉब्लम ये होती है कि, और ख़ास तौर से एफएमजी बच्चे के लिए तो ये प्रॉब्लम है कि वहाँ किस तरीके से परेशान हुआ है वो उसको शेयर नहीं कर पाता। और चूंकि वो शेयर नहीं कर पाता तो एक फेलियर के बाद उसको और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। बिकॉज जितना कोई भी और वेट कर रहा है इस सक्सेस का, आप यकीन मानो उससे 100 गुना ज़्यादा एक एफएमजी बच्चा वेट कर रहा है खुद की सक्सेस का। बिकॉज वो प्रोबेबली 10th क्लास 12th क्लास तब से ना वो मतलब उस लेवल पे आ नहीं पाया है जिस पे वो आना चाहता है। एक उसको अपॉर्चुनिटी मिली थी कि उसको बाहर जाना है, कुछ करके आना है, और वहाँ से भी जिस तरीके का पूरा ये मतलब सिचुएशन बनी हुई है कि बाहर गए हैं, बाहर से आ रहे हैं, एफएमजी टैग दे दिया है उनको, और फिर उसके बारे में भी बहुत सारी बातें की जा रही हैं, और फिर एग्ज़ाम है और सब लोगों को पढ़ना है। तो वो बच्चा ना मतलब उसको ऐसा लगता है कि बस मेरा ये एग्ज़ाम क्लियर हो गया ना तो जो भी कुछ बातें चल रही हैं वो सारी बातें कवर हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। तो बच्चा बहुत वेट कर रहा होता है, एक एफएमजी बच्चा बहुत ज़्यादा वेट कर रहा होता है क्योंकि उसको पता होता है ये हो गया एक बार तो मुझे किसी को जवाब नहीं देना पड़ेगा। तो जब वो फेल होता है मेहनत करके तो उसके दिल की हाल कोई नहीं समझ सकता। हम 5-10 मिनट बात करके कुछ नहीं कर सकते क्योंकि उसको दिख रहा होता है कि मैं फेल हुआ, अब यही लूप
और ज़्यादा क्वेश्चंस और लोगों के ताने। अब इस चीज़ से निकलना कैसे है? निकलना ऐसे है कि आप जो 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 आपका टारगेट है उसको आपको हमेशा याद रखना है, और आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि मैंने इसने ऐसा क्या ठीक किया और मैंने ऐसा क्या गलत कर दिया। यू शुड नॉट कंपेयर योर सेल्फ विद एनी बडी एल्स। जब तक आप कंपेयर करोगे तो आप कहीं भी नहीं पहुंच पाओगे, बिकॉज जिससे आप कंपेयर कर रहे हो, प्रोबेबली आज आप कंपेयर कर रहे हो, कल आप सोचो भी नहीं उसके बारे में। कंपैरिजन आपको उस चीज़ के साथ करना है जिसकी चीज़ के साथ आप हमेशा रहने वाले हो, और आप हमेशा सिर्फ एक ही चीज़ के साथ रहने वाले हो, अपने आप के। तो आप अपने आप को कंपेयर करो कि यार ठीक है, नहीं निकला एग्ज़ाम, इस रियलिटी को मैं झुटला नहीं सकता। अब अगर मैं झुटला नहीं सकता तो मुझे आगे क्या करना है? अब मुझे ये देखना है कि दोबारा एग्ज़ाम तो सेम ही है, क्वेश्चंस तो इन्हीं सब्जेक्ट से आएंगे, मुझे कैसे इन सब्जेक्ट्स में अपने को इम्प्रूव करना है। दैट्स नंबर वन। एंड जितना जल्दी, देखो कोई भी ग्रीवियस हर्ट हो रही है, कोई भी ऐसी चीज़ है जो आपको नेगेटिविटी ला रही है, आदमी को थोड़ा सा टाइम लगता है निकलने में, फाइट करना पड़ता है। और ऐसे टाइम पे दोस्त, माँ बाप, अगर आप टीचर्स से बात कर सकते हो, टीचर्स, या ऐसे लोग जो कुछ टफ फेजेस से गुजरे हैं, उन लोगों से अगर आप बात करोगे, उनसे बात सुनोगे। बहुत बार ऐसी चीज़ें होती हैं, वो भी ऐसी बात बोलते हैं जो आपको पता है, लेकिन कुछ बार आप सिर्फ सुनना ही चाहते हो चीज़ों को, अफर्मेशन चाहते हो कि हाँ ये हो जाएगा। ये सुन के भी आपको शांति बढ़ जाती है। टॉक टू पीपल। बहुत लोग हैं जो आपको आज आपसे आगे दिख रहे हैं, वो इसलिए आगे नहीं है क्योंकि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ आपसे अलग किया है। वो आज इसीलिए आगे हैं क्योंकि उन्होंने आपसे पहले शुरू किया है, और आपसे ज़्यादा वो फेलियर्स से गुजरे हैं, और कोशिश करके उन्होंने ट्राई किया है कि वो अपने को इम्प्रूव कर सकें। तो आप कोशिश कीजिए, लोगों से बात कीजिए, और ऐसा मत सोचिए कि इस फाइट में आप अकेले हैं। यू हैव टू कीप ट्राइंग। जब तक आप ट्राई नहीं करोगे तब तक नहीं होगा। जैसे बोलते हैं ना कि भगवान का रोटी का वादा है, लेकिन भगवान वो रोटी आपके सामने रखेंगे, लेकिन इस बात का वादा नहीं है कि टुकड़ा तोड़ के आपको खिला भी देंगे। तो सारी चीज़ें जो आपके आजू बाजू हैं वो आपको तैयार तो करेंगी कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। आप ऐसे कितने लोगों से मिलोगे जो फेल हुए हुए हैं, लेकिन वो दोबारा ट्राई किए। आप किसी से पूछोगे, हाँ मेरा तीसरा अटेम्प्ट में निकला, मेरा फोर्थ अटेम्प्ट में निकला। क्यों निकला? क्योंकि वो ट्राई कर रहे थे। तो आपको भी ट्राई करना है। तो किसी से कंपेयर मत करो अपने आप को। ज़्यादा परेशानी होती है क्योंकि उसकी अपनी ज़िंदगी, अपनी रोड, अपना आउटकम। आपकी अपनी ज़िंदगी, अपनी रोड्स, अपने आउटकम। सो आई बिलीव कि अगर आप कोशिश करते रहोगे तो जीत जाओगे। कोई रियल लाइफ स्टोरी किसी स्टूडेंट की आप इसमें ऐड करना चाहेंगे कि जिन्होंने मल्टीपल अटेम्प्ट्स दिए हों, लेकिन एक विश्वास, एक जज्बे के साथ? ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं नाम तो नहीं जानता, लेकिन अभी लास्ट टाइम ही आई मेट समवन। वो मिस्ड आए, दिल्ली में मैं पढ़ा रहा था, और मेरे को पता चला कि कोई मिलने के लिए बैठा है। सो आई वेंट आउटसाइड और उनसे बात हुई। मेरे को लगा कोई फैकल्टी है, तो मैंने उनसे हेलो सर, तो बात शुरू हुई। उन्होंने बोला, ऑफिस में बैठे थे, तो बोले सर बाहर चल के बात कर सकता हूँ मैं आपसे? तो अब क्योंकि थोड़े सीनियर लग रहे थे, तो पता नहीं चलता कि मैं भी क्या पूछूं, मुझे पता नहीं है। तो मैंने कहा हाँ बिल्कुल चल सकते हैं। तो हम बाहर जाके खड़े हुए। फिर मेरे को बोलते हैं, सर आप मेरे को सर मत बोलो। मैंने कहा सर मैं एक्चुअली पहचाना नहीं आपको। बोले सर मैं 2006 पास आउट हूँ। मैंने 2006 में गया था मैं, एंड 2012 पास आउट हूँ, और मेरा एग्ज़ाम नहीं निकला है। गुजरात से हूँ, और मैंने काम किया है कच्छ में, और वहीं काम कर रहा हूँ। और उन्होंने सब बताया कि मैंने इतने अटैम्प्ट्स दिए, फिर पिछले 3 साल से मैं अटैम्प्ट नहीं दे रहा था, लास्ट अटैम्प्ट मैंने दिया है अभी, और मेरे कुछ 112 या 113 मार्क्स आए हैं। तो मैंने उनसे पूछा आपने क्यों एग्ज़ाम दिया ये? तो बोले कि सर पहले मैंने 6-7 अटैम्प्ट दिए थे तो नहीं हो पाया, फिर एज बढ़ गई तो शादी हो गई, फिर मेरी एक बेटी हो गई सर, और फिर जिम्मेदारी आ जाती है, बड़े हो जाते हो आप। बिल्कुल। तो मेरे को काम करना था, तो काम करना शुरू कर दिया उन्होंने। और मैंने बोला फिर अभी? तो बोला सर पिछले साल मेरी बेटी स्कूल गई, और किसी ने पूछा कि पापा क्या करते हैं, तो उसने बताया कि डॉक्टर हैं। और उसने पूछा कौन से डॉक्टर हैं, कहाँ बैठते हैं? तो उसने
उसको पता नहीं था, बच्ची है, उसने घर आके पूछा कि पापा कहाँ बैठते हैं। तो जिससे बात हो रही होगी कि भाई कोई टीचर होंगे या जो भी होगा, कि बात हो रही होगी, बोले सर मेरी डिग्री पूछी। बात ये हुई कि मेरी डिग्री पूछी। मेरे पास कोई डिग्री नहीं है सर बताने के लिए, मैं 12 साल से काम कर रहा हूँ, 13 साल से, मेरे पास कोई डिग्री नहीं थी बताने के लिए। मेरे को बहुत शर्म आई और मुझे तब से समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। और फिर पता नहीं उनको जहाँ से भी वो मिस्ड आए, बोले सर मेरे को किसी ने बोला कि आपसे बात कर लूँ, और मेरे को पता चला आपकी क्लास है, मैं आपसे मिलने। वो जो आदमी था, मतलब ही मस्ट बी एल्डर देन मी, और मेरे से बड़े होंगे, और मेरे से बात कर रहे थे, तो उनकी आंखों में जो वो पानी था उसको मैं भूल नहीं सकता, ठीक है। और मैंने उनसे एक ही चीज़ पूछा, मैंने कहा कि सर मतलब लोग इतना कोशिश नहीं करते हैं, बट आप इतना फील कर रहे हो, पहले तो फील मत करो, इट्स ओके, आपने अपनी बच्ची को अच्छी ज़िंदगी दी है, परेशान मत हो, करना क्या चाहते हैं। बोले सर एग्ज़ाम पास करना है, कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। और मैंने अपनी वाइफ, अपनी बच्ची को घर भेज दिया, और मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। यकीन मानना रोहित, मैंने मतलब कुछ फर्स्ट टाइम वाले जो बच्चे होते हैं, मतलब उन लोगों में दिमाग, उनके पास टाइम, सब कुछ ज़्यादा होता है, बिल्कुल वो एक्टिव हैं, क्योंकि अभी अवेयरनेस बहुत है ना। अब वो बंदा जो 12-13 साल से काम कर रहा है, उसको एफएमजी एग्ज़ाम के बारे में उतनी अवेयरनेस नहीं है, बिकॉज वो हट गया है इसमें से। और जो बच्चे अभी आ रहे हैं उनको सारा अवेयरनेस है, उन्होंने कुछ वीडियोज़ देखे हुए हैं, वो ज़्यादा एक्टिव हैं, यंग हैं, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है। एंड आई समटाइम्स सी इन द क्लास कि वो उतने मोटिवेटेड नहीं है, वो लाइटली ले रहे हैं चीज़ों को। उस आदमी का जो मैंने जज्बा देखा, और उसने जिस हिसाब से पढ़ाई की, ही पास विद 178 मार्क्स दिस टाइम, और मतलब मैं सैल्यूट करता हूँ उस आदमी को। एंड ही कॉल्ड मी, उनका फ़ोन आया जब एग्ज़ाम दिया उन्होंने, उनका कॉल आया, ही आस्क्ड मी कि मैं वीडियो कॉल कर सकता हूँ, मतलब ही डजंट वांट टू कम इन फ्रंट ऑफ पीपल, वो मिलना नहीं चाहते, क्योंकि हो जाता है ना, इतने साल बाद एग्ज़ाम निकला है तो कई लोग नहीं शेयर करना चाहते। तो ही वीडियो कॉल्ड मी, और उनकी वीडियो कॉल में उनकी वाइफ, बेटी और उनके पापा, उनकी शायद मम्मी नहीं है तो पापा से बात हुई। हिज फादर वॉज सो इमोशनल, और वो मेरे से बात करके मेरे को थैंक यू तो बोल ही रहे थे, बिकॉज आई वॉज इन कॉन्टैक्ट विद हिम। उन्होंने मेरे को लास्ट बात जो बोली कि सर मैंने अपनी बेटी को बोल दिया है कि मैं MBBS हूँ। तो दैट थिंग शुक मी, मतलब मेरे को ऐसा लगा कि यार वाओ, मतलब इट चेंज समबडीज लाइफ इस एज में भी। सो देयर आर मेनी। बहुत ही सर, मतलब शब्द नहीं है मेरे पास इस बात के लिए, बट यही है कि एक हौसले और जज्बे के साथ आगे बढ़ते रहिए, एक ना एक दिन तो अच्छा होने ही वाला है। तो भगवान पे भरोसा रखें और ट्राई करते रहें। बिल्कुल सर, अगर प्रैक्टिकली बात की जाए तो जो FMG स्टूडेंट्स हैं, उनका एक सवाल जो हमेशा उनके मन में रहता है कि किस अप्रोच के साथ पढ़ाई की जाए, सब्जेक्ट वाइज पढ़ाई की जाए या इंटीग्रेटेड पढ़ाई की जाए या सिस्टम वाइज पढ़ाई की जाए, किस अप्रोच के साथ में हम पढ़ें ताकि हमारा एग्ज़ाम पहले अटेम्प्ट में निकल जाए। तो उसके बारे में आप, उस अप्रोच के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? रोहित, फर्स्ट थिंग पढ़ना है, सबसे इम्पोर्टेंट पढ़ना है। ये जो टाइम मिला है ये बार बार नहीं मिलता। काउंटलेस लोग हैं ऐसे जो हार के चले गए, इसलिए नहीं कि वो और कर नहीं सकते, इसलिए कि टाइम नहीं है। बिकॉज ज़िंदगी में खाली यही नहीं है, और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं। तो सबसे पहली चीज़ हर बच्चे को मैं यही बोलना चाहता हूँ कि पढ़ना है। ये जो 6 महीने हैं इसको तपस्या मानना है। अगर नहीं माना तो टाइम किसी के लिए रुकता नहीं है और प्रॉब्लम होगी। अब आई बात अप्रोच की। हर बच्चा अलग है, हर बच्चे ने पढ़ अलग चीज़ें रखी हैं। सबसे पहली चीज़ होती है, ये जो इंटीग्रेटेड वर्ड है ना, ये इतना हाइप्ड वर्ड है और सब लोग इसके पीछे जाते हैं। बिल्कुल कि मुझे इंटीग्रेटेड पढ़ाई करनी है, मेरे को इंटीग्रेटेड पढ़ाई करनी है। बहुत अच्छी चीज़ है, आपको करना चाहिए। घर बनाते हैं तो सारी चीज़ों को इंटीग्रेट ही करते हैं ना, तभी घर बनता है। लेकिन जब घर बनाना शुरू करते हैं तो अगर पहले से इंटीग्रेट कर देंगे कि कलर भी पहले ही डाल दिया और बजरी भी पहले ही और सीमेंट सब कुछ मिक्स कर दिया, तो वो ऐसा बनेगा कि वहाँ घर नहीं बन पाएगा और सब कुछ बन जाएगा। तो जब आप पढ़ाई कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन तब आता है जब आपके बेसिक्स राइट हैं। बच्चे को हमेशा ये देखना चाहिए कि वो कहाँ स्टैंड कर रहा है, और किसी और से सच बोलो या मत बोलो यार, 2 चीज़ से सच जरूर बोलना है, अपने से और भगवान से। इनसे झूठ नहीं बोलना, क्योंकि उसको तो सब दिख रहा है और आप अपने को कब तक बेवकूफ़ बना सकते हो। सो आप आराम से बैठो और 19 सब्जेक्ट देखो,
बिल्कुल। आप देखो आपके बेसिक्स करेक्ट हैं या नहीं है। अगर आपको बेसिक्स आते हैं, आप इंटीग्रेटेड मैनर में पढ़ सकते हो। बेसिक्स से मतलब आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेम, पैथो, फार्मा, माइक्रो, मिनिमम ये 6 सब्जेक्ट्स, ये आपके अगर ठीक है, फिर आप पहले फिजियोलॉजी में एक सिस्टम ले लो, फिर आप पैथोलॉजी कर लो, फार्माकोलॉजी देख लो, मेडिसिन हो जाएगी। बिल्कुल। एनाटमी आती है, एनाटमी में सिस्टम देखो, पैथोलॉजी आपको पता है, आप सर्जरी देख लो, सर्जरी हो जाएगी। बट प्रॉब्लम ये है रोहित कि 6 महीने हैं, और मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स से जब आप मिलोगे तो बिकॉज ऑफ द एनवायरनमेंट, बिकॉज ऑफ द टीचिंग पैटर्न्स, बिकॉज ऑफ द थिंग्स विच आर हैपनिंग इन द कॉलेज एंड द काइंड ऑफ क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड इन द एग्जाम, उसमें ग्रॉस डिफरेंस है। बिल्कुल। तो बच्चों के बेसिक्स उस हिसाब से सेट नहीं होते। तो आपको ट्रस्ट करके जो भी चीज़ आपने फॉलो करनी है, क्योंकि आपको गाइडेंस तो चाहिए, बिना गाइडेंस के प्रॉब्लम होगी। तो जो भी गाइडेंस में आपको दिख रहा है सामने, जिस भी तरीके से चल रहा है, उस पर सरेंडर करके आपको पढ़ाई करनी है। अगर एनाटमी चल रही है, यू स्टे विद एनाटमी। अगर उसके बाद मान लीजिए आपका फिजियोलॉजी करने का मन है लेकिन पैथो की क्लास हो गई, डू पैथोलॉजी। जो आ रहे हैं पढ़ाने, उनको पता है कैसे पढ़ाना है। मेजॉरिटी ऑफ टीचर्स, आप देखोगे कभी भी तो मेजॉरिटी ऑफ टीचर्स सिर्फ अपने ही सब्जेक्ट की बात नहीं करते। बिल्कुल। ये स्टूडेंट के लिए ही चेंज नहीं हुआ है कि इंटीग्रेटेड क्वेश्चंस आने लगे हैं, ये टीचर के लिए भी चेंज हो गया है कि जब उसको बताना है तो उसको खाली बताना ये नहीं है कि ये होता है, उसको ये समझाना है भैया ये अप्लाई ऐसे होता है। जैसे छोटी सी चीज़, जब हमने पढ़ाना शुरू किया था मैंने, तो नेक्रोसिस की जब टाइप्स आते थे तो मुझे अच्छे से ध्यान है कि आधे पेज में टाइप्स और कहाँ दिखता है ये बता के छोड़ देते थे। अब वहाँ एक एक वर्ड समझाना पड़ता है। बिल्कुल। क्योंकि वो चीज़ कैसे इंटीग्रेट होके आएगी हम नहीं समझ सकते, क्योंकि इंटीग्रेशन कुड बी ऑफ एनी सॉर्ट्स, बट वो इंटीग्रेशन करने के लिए मुझे बच्चों को ये पहले बताना ज़रूरी है कि नेक्रोसिस क्या है। बिल्कुल। जब तक आपको ये नहीं पता कि नेक्रोसिस क्या है तो उसका इंटीग्रेशन आप कैसे सीखेंगे। तो जैसे मैंने बोला, आप अपने आप को देखो, आप कहाँ स्टैंड करते हो, आप बेसिक्स बनाओ पहले। अगर बेसिक्स अच्छे हैं आप इंटीग्रेट कर सकते हो। फिर ये होता है कि सर एक सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए एक बार में कि 2 सब्जेक्ट पढ़ने चाहिए, सुबह एक कर लेता हूँ, रात को एक कर लेता हूँ। अगेन माई थिंग इज इट कैन बी अ मल्टी फैक्टोरियल अप्रोच। आपको डिपेंड करना है कि आपको क्या सूट करता है। जैसे इफ़ यू आस्क मी, मेरा अप्रोच ऐसा रहता है कि पहले मैं ये ख़त्म करता हूँ, उसके बाद कुछ और देखूंगा। बिल्कुल। बट इफ़ यू आस्क समबडी एल्स, मे बी आपका ऐसा हो सकता है कि सर मैं एक सब्जेक्ट को लेके नहीं चल सकता सारे दिन, मैं सुबह इतना पढ़ूंगा, शाम को इतना पढ़ूंगा। जैसे आपको ठीक लगता है आप करो, जैसे मुझे ठीक लगता है हम करते हैं। लेकिन होना क्या चाहिए कि जब रात को मैं और आप बात करें तो हम दोनों ने पढ़ाई की भी होनी चाहिए। बिल्कुल। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे एग्जाम देना है और उसमें सब कंप्लीट होना चाहिए। सो इट हैज़ टू बी ऑन द स्टूडेंट कि उसको क्या करना है। सिंगल सोर्स, मल्टीपल सोर्स यूज नहीं करने हैं, और बेसिक्स शुड बी राइट। वंस यू आर ओके विद द बेसिक्स, इंटीग्रेट एज मच एंड फ्रॉम वेर एवर यू वॉन्ट। एज ए FMG ये सवाल मन में बहुत बार आता है कि हम कम इनपुट में ज़्यादा आउटपुट चाहते हैं। तो देखा जाए कि यार ठीक है, मैंने क्लासेस ज्वाइन की, क्लासेस के साथ में मैंने नोट्स पढ़ लिए, उसके बाद में पेपर पास हो जाएगा। लेकिन जहाँ एक जगह हम लैग करते हैं वो है हमारी सेल्फ स्टडी और रिवीजन। तो उस कोचिंग क्लासेस के बाद में उन नोट्स को कैसे रिवाइज किया जाए ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिले, और सेल्फ स्टडी को हम किस टाइप से कर सकते हैं कि उस चीज़ से भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिले, ताकि हम एग्ज़ाम में एक अच्छे तरीके से उस क्वेश्चन को अप्रोच कर पाएँ और एक पॉजिटिव रिजल्ट के साथ में बाहर आएँ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और हर FMG के दिमाग, हर स्टूडेंट के दिमाग में एक्चुअली जो भी क्लासेस कर रहा है। और इसका आंसर ये है कि कितना एनफ है, ये एक्चुअली किसी के पास जवाब नहीं है। किसी भी चीज़ में, चाहे वो पढ़ाई हो, किसी भी चीज़ के अंदर कितनी मेहनत काफ़ी है ये कोई नहीं बता सकता। बिल्कुल। क्योंकि सिचुएशन अलग अलग है। लेकिन हम कर क्या सकते हैं, हमें ये देखना है कि हमारा, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि इतनी सारी चीज़ें सुनता है आदमी, तो उसका दिमाग जो है ना, क्योंकि यार वो डरा हुआ है, उसको सक्सेस चाहिए ही चाहिए। वो बहुत दिनों से वेट कर रहा है और वो निकलना चाहता है। तो जो उसको जो बोलेगा वो सुनेगा, और फिर उसको लगता है कि ठीक है सुनी तो रहा हूँ, लेकिन सबकॉन्शियसली सब स्टोर हो जाता है। अब इतनी सारी चैनल हुए हुए हैं, इतने सारी एडवाइजेज हुई हुई हैं कि उसको समझ में नहीं आता क्या सही क्या गलत है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इतने सारी सोर्सेज आजकल ओपन हो गए हैं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, कि जो भी जैसे बोलते हैं ना, ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड,
तो जो ज्वाइन कर लिया आपने उसके बाद सब कुछ अच्छा है, बिल्कुल बस यहीं सब बेकार है। तो ये नहीं सोचना है, जब भी ऐसा लगे वहां से कर लेते हैं, ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, ये सोच लेना है। जैसे कोई भी चीज़ होती है, आप यहाँ नहीं कर पाए, आपको लगा वहां जाऊंगा तो अच्छा रहेगा, लेकिन अपनी अपनी लाइफ के इंसिडेंसेस आप सोचोगे कि जब आपने कुछ और चीज़ शिफ्ट करी तो बहुत कम टाइम, ऐसा ज़्यादातर यही होता है, ये भी वैसा सही है यार। एट द एंड आपके खुद के एफर्ट्स मैटर करते हैं। तो किसी जो भी बच्चा तैयारी कर रहा है, एक एफएमजी की जर्नी अगर मैं आपको बताऊं और वो कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करता है, मान लीजिए वो मिस्ड आता है, तो 3 सवा 3 महीने क्लासेस होती हैं और उसके बाद 2 महीने लास्ट में वी हैव द रिविजन मॉड्यूल की रिविजन होगा। अब हमें कब कैसे क्या करना है, जब क्लासेस हो रही है यू हैव टू मेक इट अ पॉइंट कि जो क्लास हो रही है आपको छोड़नी नहीं है। किसी क्लास में आपको टीचर की 100 लाइन में से 80 लाइन समझ में आएगी, किसी क्लास में आपको टीचर की 100 लाइन में से 60 लाइन समझ में आएगी, इससे कम नहीं हो सकता। आपको क्लास जाना है, क्योंकि जो मेन एग्जाम में आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप एफएमजी का एग्जाम दे रहे हैं, आपको 50% आउटपुट लेके आना है, आप उन्हीं कंटेंट में से ही निकाल सकते हैं। यू शुड नॉट मिस द क्लास, पहली चीज। सेकेंडली, एक 24 घंटे में एक बच्चे को 6 घंटे की नींद चाहिए, 10 घंटे के आसपास आप क्लास मान लीजिए, 2-3 घंटा इसके ऊपर ख़त्म होने का मान लीजिए, तो 15-16 घंटे हो गए। 6 घंटा बच्चा सोया, उसके पास बचता ही 3 से 4 घंटा है। अगर एक स्टूडेंट भगवान को साक्षी मान के सच्चे दिल से ये सोच ले कि जो ये कोचिंग चल रही है, इस कोचिंग में क्लास के बाद मैं 3 घंटे की सेल्फ स्टडी दूंगा, 3 घंटे बैठूंगा नहीं, सेल्फ स्टडी दूंगा। अब वो 3 घंटे आपके 4 घंटे में भी निकल सकते हैं, कोई अच्छा बहुत ज़्यादा फोकस्ड है तो वो 3.5 घंटे में भी निकल सकते हैं, पर मैं 3 घंटे की सेल्फ स्टडी दूंगा। मैं आपको यकीन से कहता हूँ कि जब सब्जेक्ट खत्म होंगे, कोचिंग खत्म होगी, बच्चे का 80%, 70 to 80% सब्जेक्ट कंप्लीट होगा, एक रिविजन हो जाएगा पढ़ के। शुरुआत करेंगे तो जो दिन में 50 पेज पढ़ाएं उसमें से 20 हो पाएंगे, क्योंकि स्पीड कम होती है, पर अगर कंटिन्यूअसली ट्राई करेंगे तो वो 20 का 25 होगा, 30 होगा, 40 होगा। पहले रिटेन नहीं होगा, लेकिन जब आप अपने साथ मेहनत करते हैं, जब आप अपने साथ जूझते हैं, तो अपने बारे में बहुत कुछ जानते हैं, और जब आप अपने बारे में जानते हैं तो अपने को आप इम्प्रूव कर सकते हैं। यू वुड नो, जैसे आपने तैयारी की थी तो आपको पता होगा कि सर ये सब्जेक्ट में ये चीज़ वीक है, मुझे लास्ट में ये रिवाइज करना है। आपकी जो चीज़ वीक थी वो मेरी वीक नहीं हो सकती एग्जाम से, मेरी कुछ और वीक होंगी। तो जब तक मैं अपने साथ मेहनत नहीं करूँगा तब तक मैं आउटपुट कहाँ से लेके आऊँगा? तो बच्चे को रोज बैठना है। इफ़ यू आर नॉट सिटिंग ऑन अ डेली बेसिस, आप वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाओगे जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हो। और अगर बच्चा 3 घंटे के आसपास पढ़ रहा है रोज़, और 70% to 80% कोर्स क्लास जब खत्म हो रही है, लास्ट क्लास तब तक खत्म हो जाए, 2 महीने एनफ हैं 2 बार और पढ़ने के लिए। और एक एफएमजी को इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इस एग्ज़ाम के लिए आराम से निकल सकता है। लेकिन और जब क्लासेस नहीं है तब इस बात का ध्यान देना है कि फिर ऐसा टाइम टेबल नहीं बनाना है कि मैं 14 घंटे 15 घंटे बैठ के पढ़ूंगा। आप पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप 18 भी पढ़ो, लेकिन हमारा ये 100 मीटर की रेस तो है नहीं कि कल एग्जाम हो जाएगा। बिल्कुल 2 महीने लंबा टाइम होता है भाई, 60 दिन। उसमें आपको ये ध्यान देना है कि आप बर्नआउट नहीं होने चाहिए, और सही टाइम पे पीक करना ज़रूरी होता है। आप एक एम बनाओ कि मेरे को 10 से 12 घंटे पढ़ना है, आउटपुट चाहिए मेरे को, और वो आप चाहे 1 घंटे के गैप में बनाओ, चाहे 2 घंटे के गैप में पढ़ो, वो आपकी इच्छा कि मैं 1 घंटा बैठूंगा, 15 मिनट उठूंगा, 2 घंटा बैठूंगा, आधा घंटा ब्रेक लूंगा, वो आप जानो। आपका आउटपुट 10 आवर्स का आना चाहिए स्टार्टिंग में, और उसको आप 12-13 घंटे तक ले जाओ। अगर आप ये काम कर रहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि भगवान देखेंगे, बिल्कुल, और वो ज़रूर आपकी मदद करेंगे एग्जाम पास करने में। तो ज़्यादातर लोग क्या करते हैं बेटा, सोचते रह जाते हैं, बिकॉज दे आर नॉट डूइंग, दे आर नॉट अप्लाइंग, दे जस्ट थिंकिंग। तो वो ये करें, उसने ऐसा बोला था, उसने ऐसा बोला था, उसने ऐसा बोला था। आपको जिसका समझ में आता है वैसा करो, बिल्कुल, लेकिन आवर्स इतने स्पेंड करो वहाँ पे। जब तक आप आवर्स स्पेंड नहीं करोगे तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। सर जैसा कि हमें लगता है एज ए ह्यूमन बीइंग, एज ए स्टूडेंट, हमें लगता है कि अभी क्लासेस ख़त्म हो गई, एग्ज़ाम होने में 2.5 से 3 महीने का टाइम है, बहुत समय है, आराम से पढ़ाई करेंगे। तो जैसा मैंने मेरी तैयारी के दौरान ये चीज़ नोटिस की कि जो लास्ट का 1 से 1.5 महीना है वो बहुत ही फ्रूटफुल, बहुत ही इम्पोर्टेंट
और देखा जाए तो वो जीवन को बदल देने वाले 1.5 महीने हो सकते हैं। मोस्ट क्रूशियल। तो ऐसा रहता है कि हाँ ठीक है, मैंने पढ़ा हुआ है, क्लासेस ली हुई हैं, तो आराम से मैं रिवाइज करूँगा, अभी तो है, टाइम है, 2 महीने हैं मेरे पास में। तो उन 2 महीनों को कोई भी एफएमजी स्टूडेंट किस हिसाब से उनको यूज़ करे, तो उसके बारे में आप थोड़ा बताइए। देखो, लास्ट का जो 2 महीना होता है उसमें बहुत ज़्यादा आपको इस बात का ध्यान देना है कि आप यू शुड बी ऑन अ ट्रैक। ठीक है, आपका डेली टारगेट सेट होना चाहिए। अब ऐसा बोलते हैं इतने आगे तक का कैसे प्लान करेंगे, आई अंडरस्टैंड, बट स्टिल जब आप 4 महीने से इस जर्नी में हो तो आपको पता है कितने सब्जेक्ट्स हैं, आप जानते हो कितना टाइम आपको सब्जेक्ट में लगेगा, और आपको विजन क्लियर होना चाहिए कि करना एग्जैक्टली क्या है अब। और ज़्यादातर बच्चे कोई ना कोई कोचिंग ज्वाइन करके रखते हैं, कोई ना कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करके रखते हैं। तो जैसे मिस्ट है, तो मिस्ट आपको एंड के 1.5-2 महीने के लिए टेस्ट सीरीज देता है। उसमें हम ऑलरेडी बाइफर्केट करके देते हैं कि 3 दिन बाद ये टेस्ट है, 4 दिन बाद ये टेस्ट है, ये क्वेश्चंस आएंगे। तो ये जो टाइम टेबल है आप इसको फॉलो करो। आप अपना भी बना सकते हो अपने हिसाब से। अगर आपने कोई टेस्ट सीरीज़ नहीं ज्वाइन की हुई है तो आप, कोई आपने ऐप लिया है, कुछ भी है, तो आप अपने हिसाब से भी बना सकते हो। और उसमें आपको ये पता होना चाहिए कि मैं ये किसी और के कहने के लिए नहीं कि भाई एनाटमी में तो 2 दिन लगेंगे। भाई आपकी एनाटमी वीक है, आपको 4 दिन लग सकते हैं। नहीं, पैथोलॉजी में तो 3 दिन लगेंगे, आपकी पैथोलॉजी अच्छी है, वीक है, उसके हिसाब से दिन ज़्यादा या कम हो सकता है। यू मेक योर ओन टाइम टेबल and go strategically every day with full conviction so that you can revise the course in around 45 days. जो 2 महीने हैं उसमें 60 दिन है। बिल्कुल, आपको 40 to 45 डेज में एक बार तो आप क्लास के साथ पढ़ चुके हो, प्लस इन 40 डेज यू कवर द कोर्स वंस अगेन। और हो सकता है, बिल्कुल, क्योंकि जो माइनर सब्जेक्ट्स हैं अगर आपने उनकी क्लास ठीक से लिए तो वो 1 दिन में होते हैं। बिल्कुल, जो बीच वाले सब्जेक्ट्स हैं वो 2 से 3.5 दिन के बीच में हो जाते हैं, और जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनमें 4 से 5 दिन लगेंगे। बिल्कुल। तो अगर आप बनाओगे, क्योंकि हम तो बनाते रहते हैं टाइम टेबल्स, तो 40 दिन में हो जाएगा ये। और अगर आप 40 दिन ठीक से कर गए तो लास्ट के 20 दिन में एक और रिविजन, एक फाइनल पुश आपको आराम से मिल सकती है, क्योंकि तब 2 बार पढ़ने के बाद आपको ये पता होगा कि मेरी एक्चुअल वीकनेसेस कहाँ हैं। और फिर जब आप नोटबुक खोलते हो ना, अगर आप स्टार्टिंग में किसी बच्चे को बोलो कि इस नोटबुक को आंख बंद करके सोचोगे तो तुम्हें याद आएगा कहाँ क्या लिखा है, उनको हंसी आती है। बिल्कुल, उनको बस सर एक पेज तो याद नहीं रहता है, कैसे आंख बंद करके सारी किताब याद आ जाएगी। और वही बच्चा जब एग्जाम वाले दिन बैठता है तो क्वेश्चन देख के आंख बंद करके बताया था वहाँ लिखा था ये। बिल्कुल। तो वो मेहनत से आता है। ब्रेन इज़ अ वेरी पावरफुल टूल। मेहनत करो तो दिशा और दशा दोनों सब बदल जाएगी। ठीक है सर। सर, मैं पूछना चाहूँगा कि आपने पैथोलॉजी सब्जेक्ट ही क्यों चुना? जहाँ बहुत सी मिथ इस सब्जेक्ट को लेके, मिथ और फन रियलिटीज़ काफ़ी हैं इस सब्जेक्ट को लेके, तो आप एज ए पैथोलॉजिस्ट आप क्या कहना चाहेंगे? जिसे मैं हमेशा बताता हूँ कि पैथोलॉजी चुनने का रीज़न वॉज प्योरली एंड प्योरली माई लव फॉर टीचिंग। और बस उस टाइम पढ़ाने का जुनून था, और सबसे बात हुई, सर से बात हुई, घर बात हुई, ये लगा कि पढ़ा सकते हैं इस सब्जेक्ट में। एंड आई टुक इट एज अ चैलेंज। जब लिया था तब भी पता था कि टफ़ है, समझ में नहीं आता, स्टूडेंट्स डोंट लाइक इट, ठीक है देखते हैं। एंड जस्ट आई जस्ट टुक इट एंड आई एम थैंकफुल। भगवान का बहुत बहुत मैं हमेशा शुक्रगुजार रहता हूँ। मैं बहुत, मतलब उनको हमेशा हाथ जोड़ता हूँ कि थैंक यू वेरी मच। इसलिए नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसलिए कि जो चीज़ मैंने सोची वो करने का मुझे मौका दिया भगवान ने, और करा रहे हैं मेरे से। और जैसे मैं हमेशा ही बोलता हूँ कि आई एम वेरी थैंकफुल टू माई फैमिली, क्योंकि एज अ टीचर व्हेन यू आर ट्रैवलिंग तो इतना टफ हो जाता है कई बार कि आप जो आपके मतलब कॉमन टास्क हैं जो आपको इस एज में संभालने चाहिए, कई बार आप नहीं संभाल पाते। और पेरेंट्स वो मतलब जिस तरीके से हर जगह बैक करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। सो आई एम वेरी थैंकफुल कि ये सारी चीज़ें भगवान ने मेरे को दी हैं। और फिर कई बार ऐसा होता है कि यार टफ़ बहुत हैं चीज़ें, कैसे पढ़ाएंगे, जैसे आपने बोला कि इसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। बट मैं ऐसा मानता हूँ कि टफ़ सब कुछ है, टफ़ खाली बैठना है, बिल्कुल, टफ़ कुछ ना होना है। तो अगर भगवान ने काम दिया है और अपनी मर्ज़ी का काम दिया है तो मैं तो हमेशा मानता हूँ कि आई एम वेरी थैंकफुल। सर जैसा कि अभी आपने बताया कि फैमिली इस चीज़ में बहुत ही एक अहम रोल अदा करती है। कहीं ना कहीं जीवन में
किसी ना किसी स्टूडेंट को या फिर चाहे कोई भी इंसान हो वो, तो उनकी मर्ज़ी के बिना कोई चीज़ होती है तो उनको लगता है कि यार ये मेरी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं है, ये मेरे घर वालों की वजह से मैं कर रहा हूँ, मेरे घर वालों ने मेरे को इस चीज़ में धकेला है। वो उस चीज़ को एक पॉजिटिव साइड में ना लेके उसको एक नेगेटिव साइड से लेते हैं, डिमोटिवेट से रहते हैं, डिप्रेस्ड से रहते हैं। तो उस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या फैमिलियल अप्रोच जो किसी स्टूडेंट के या किसी बच्चे के लिए वो कभी गलत हो सकती है? नहीं, मैं ऐसा मानता हूँ कि जो स्टूडेंट है जिसको ऐसा लग रहा है कि मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था, बिल्कुल। मैं तो कहीं और रहना था मेरे को, और ये मेरे पेरेंट्स ने मेरे को ज़बरदस्ती कर दिया, तो उस स्टूडेंट को हमेशा ये सोचना चाहिए कि जो भी वो और करना चाहता है, ठीक है, एवरीवन हैज़ Their राइट टू own चूज, preference, बिल्कुल। यस, है ना। सो वी लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो जो आंसर है, जो करेक्ट आंसर होना चाहिए, तो बेटा जो आपको करना है वो आप करो, ठीक है। लेकिन जब आप किसी भी चीज़ के बीच में कंपैरिजन करते हो, किसी चीज़ को आप बोलते हो यहाँ मैं नहीं आना चाहता, तो आपको ये देखना चाहिए कि जहाँ आप जाना चाहते हो उस चीज़ के लिए आप कितने कन्विंस्ड हो। मेजॉरिटी ऑफ बच्चे अगर आप मिलोगे तो मेजॉरिटी ऑफ बच्चे हमेशा ये सोचते हैं, और हम इंक्लूडेड, हाँ, जब हम बच्चे थे तो हम भी ऐसा सोच लेते थे कई बार। जैसे मेरे को अच्छे से ध्यान है कि मैं सोचता था कि मेरे को तो इतना पढ़ना ही नहीं है, मेरे को क्यों इतना बोलते हैं पढ़ने के लिए, मेरे को तो डॉक्टर बनना ही नहीं है, ये तो मेरा सपना ही नहीं है। आज मैं सोचता हूँ थैंक्स टू माई पेरेंट्स, थैंक्स टू माई टीचर्स जिन्होंने मेरे को पढ़ाया, थैंक्स टू माई टीचर्स जिन्होंने मेरे को समझाया, डांटा कि नहीं तेरे को ये करना है, कि मैं यहाँ बैठा हूँ, अदरवाइज आई वुड हैव नॉट बीन अ डॉक्टर। तो कई बार कैसा होता है कि हम ना टफनेस को देख के, सिचुएशन को देख के ऐसा सोचते हैं कि ये हमारे लिए नहीं है, हमें नहीं करना है, जबकि एक्चुअली हमें पता ही नहीं होता कि हमें क्या करना है। बिल्कुल। तो जब आपको खुद ही नहीं पता है कि आपको क्या करना है, यू आर नॉट वेरी कन्विंस्ड अबाउट द प्रोसेस कि लाइफ कैसे है, सो यू हैव टू ट्रस्ट पीपल जिनको आपसे कोई वैल्यू गेन नहीं है। पेरेंट्स को बिल्कुल। बच्चे से कुछ नहीं चाहिए। बिल्कुल। एक माँ का सपना ये होता है कि उसका बच्चा सेफ रहे, भूखा ना रहे, और एक बाप का सपना ये होता है कि उसका बच्चा उससे कुछ अच्छा करे। बिल्कुल। तो मुझे नहीं लगता कि इसके बाद कोई भी और है जो आपके साथ इसलिए है क्योंकि उसको आपसे कोई गेन नहीं है। बिल्कुल। तो पेरेंट्स पे ट्रस्ट करना चाहिए, प्रोसेस पे ट्रस्ट करना चाहिए, एंड ओवरऑल मेरी सोच ये भी है कि आप अपने करने से कुछ नहीं करते, वो डेस्टाइंड है। अगर वो भगवान ने आपको यहाँ रखा है और वो आपको ये एग्ज़ाम दिला रहा है और वो आपको मौका दे रहा है, तो उसकी मर्ज़ी को रेस्पेक्ट करो और जस्ट गो विद इट। और अगर ऐसा ही है कि आपको नहीं ही करना है, तो भी जिस चीज़ को आपने शुरू किया है उसको आपको ख़त्म करना है, क्योंकि अगर आपने इसको बिना ख़त्म किए आप शिफ्ट हो गए तो ये लत है। बिल्कुल। फिर किसी और चीज़ को शुरू करके भी उसको भी अनफिनिश छोड़ के आप कहीं और चले जाओगे। तो इसलिए फिनिश दिस, क्लियर द एग्ज़ाम। आपका बिल्कुल ही मन नहीं है ना, आप इंटर्नशिप मत करो, बिल्कुल। आप आगे परस्यू मत करो, कुछ और कर लो आपकी इच्छा है तो। एंड आई नो मैनी पीपल जिन लोगों ने ऐसा किया है, उन्होंने MBBS किया, वो कभी भी इस तरीके से पेशेंट्स देखने ही नहीं चाहते थे, एंड दे डिड MBA, MHA, and now they are running hospitals. They are the owner of certain hospitals. They are running it and they are doing it very fine. तो आप कर सकते हो, but then they have the confidence to say to anyone कि भाई मैंने ये शुरू किया था, मैंने ये ख़त्म किया, I didn't like it, I did this and I'm doing this. बिल्कुल सर, वही है, एक इमेच्योर राइटर की तरह मैं कहूँगा, एक सोगिया कवि की तरह मैं कहूँगा कि फैमिली में या फिर समाज में या देश दुनिया में कहीं भी एक हमारे परिवार वाले, उनमें भी सबसे ज़्यादा हमारे पिता, वही चाहते हैं कि मेरे बच्चे मेरे से ज़्यादा सक्सेसफुल हों। तो कभी भी अपने घर वालों के डिसीजंस पे कभी भी शक ना करें। मैं आपसे बस आपका छोटा भाई होने के नाते सिर्फ आपसे यही बात बोलना चाहूँगा। सर, जैसा कि आप पैथो के साथ में मेडिसिन में पढ़ाते हैं, तो कभी आपको लगा कि यार मेडिसिन में ये एक टफेस्ट टॉपिक है, या इसको समझाने में थोड़ा सा टफ फील होता है, या फिर बच्चों को वो चीज़ समझ में नहीं आती है, या मैं मेरे एंड से उसको अच्छे से नहीं समझा पा रहा, तो एज ए टीचर आपको भी कभी ऐसा लगता है कि ये चीज़ मेरे लिए टफ है? जनरली ऐसा होता है रोहित कि आप जब आपको पढ़ाना होता है तो आपका परसेप्शन चेंज हो जाता है और आप वही चीज़ों को पढ़ाने में कंफर्टेबल होते हो, या बिकॉज दिस इज़ अ पब्लिक स्पीकिंग, है ना। आपको हर रोज़ 200-400 लोग सामने बैठे हैं आपके, तो आप जिस चीज़ में कॉन्फिडेंट नहीं हो, आपको जो चीज़ नहीं आती वो आप पढ़ाओगे नहीं। इट्स एज सिंपल एज दैट।
तो अगर हम कुछ पढ़ा रहे हैं तो हम सोच समझ के पढ़ा रहे हैं और हमें पता है कि हम क्या बोल रहे हैं वहाँ पे। तो इट इज़ नॉट अबाउट कि मेरे को दिक्कत आ रही है उस चीज़ को रिले करने में, बट चूंकि ये मूवी नहीं है, ये टीचिंग है और ये पढ़ाई है, और बच्चे को पता है कि इनके मुंह से जो जो भी बातें निकल रही हैं वो सब पता होनी चाहिए, तभी क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो हाँ, कुछ टॉपिक्स में ऐसा ज़रूर हो जाता है कि बोरिंग हो जाते हैं कुछ टॉपिक्स जिनसे हम रिलेट नहीं कर पाते। पैथो में ये ज़्यादा होता है इन कंपैरिजन टू मेडिसिन, और पैथो में भी जनरल पैथोलॉजी, जिसमें आपको बच्चों को फैक्चुअल नॉलेज देनी है, और अगर आपको समझाना भी है, देयर लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आर गोइंग ऑन, बट दे आर गोइंग ऑन द मॉलिक्यूलर लेवल। आप उनकी पिक्चर नहीं क्रिएट करा सकते क्योंकि वो मॉलिक्यूलर लेवल की चीज़ें हैं। अभी इंटरल्यूकिन्स हैं, कहाँ से दिखाएं? तो वो दिखा नहीं सकते, जबकि क्लिनिकल सब्जेक्ट्स में इस चीज़ का फ़ायदा है कि आप क्लिनिकल इमेजेस दिखा सकते हो। तो मैं जनरली ऐसा करता हूँ कि मैं ऐसे में ना स्टोरी बना देता हूँ। तो अब स्टोरी बना दोगे तो बच्चा रिलेट कर लेगा और उसको थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो हाँ, कुछ टॉपिक्स होते हैं चेहरा देख के लगता है कि यार ये बोर हो रहे हैं, तो फिर कुछ स्टोरी बोल देते हैं, तो उससे वो रिलेट हो जाता है, तो काम चल जाता है। सर, एक पर्सनल सवाल। हाँ, अगर आप डॉक्टर नहीं होते तो क्या होते? डॉक्टर नहीं होता तो प्रोबेबली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में कुछ कर रहा होता मैं, बिकॉज आई एम अ वेरी बिग ऑटोमोबाइल एंथुजियास्ट, तो मुझे शायद उसमें ही कुछ कर रहा होता मैं। सर, जैसा कि हम देखते हैं कि बहुत सी चीज़ें हैं, उनको साइडलाइन करते हुए मिथ, रियलिटीज़, रिफॉर्म्स, स्ट्रेटजीज, स्ट्रगल, सक्सेस, हर चीज़ को साइडलाइन करते हुए एज ए फैकल्टी आप एक चीज़, अगर किसी बच्चों को कोई एक चीज़ अगर आपको बोलनी है तो आप क्या कहना चाहेंगे? विश्वास रखना अपने ऊपर, बस। इफ़ यू ट्रस्ट योर सेल्फ, इफ़ यू ट्रस्ट गॉड, इफ़ यू ट्रस्ट द प्रोसेस, हो जाएगा। तो दोस्तों, आज की बातचीत सुन के आपको शायद अच्छा लगा होगा, आपके माइंड में क्लैरिटीज़ आई होंगी, आपको इंस्पिरेशन मिली होगी। डॉक्टर कुणाल सर ने हमें सिखाया कि स्ट्रगल चाहे जितनी भी हो और जितनी भी बड़ी क्यों ना हो, लेकिन अगर हमारा ड्रीम स्ट्रॉन्ग है, हमारी मेहनत ऑनेस्ट है, तो जीतना पॉसिबल है। एफएमजी एग्ज़ाम टफ ज़रूर हो सकता है, रूल्स आपको अनफेयर लग सकते हैं, कभी कभी फेलियर्स भी आपके जीवन में आ सकते हैं, लेकिन यह जर्नी आपको तोड़ने के लिए या बेकार करने के लिए नहीं है। यह जर्नी है आपको आगे इन फ्यूचर मजबूत बनाने के लिए। हर रात जो आप जाग कर पढ़ते हैं, हर वो आंसू जो आप लोगों से छुपाते हैं, वो आपको आपके गोल के और नज़दीक लेके जा रहा है। तो विश्वास रखें खुद में। याद रखें दोस्तों कि ये लड़ाई सिर्फ एक एग्ज़ाम पास करने की नहीं है, ये लड़ाई है खुद को साबित करने की, परिवार के सपनों को पूरा करने की और एक बेहतर डॉक्टर बनने की। इससे हमें यही सीख मिलती है कि चाहे हम कितनी ही बार गिरें, लेकिन हमें हर बार एक हौसले के साथ, एक जोश के साथ में उठना है और फिर से मेहनत में लग जाना है। अगर हम इस प्रकार मेहनत करेंगे, वो हौसला, वो जज्बा हम हमारे अंदर रखेंगे, तो एक ना एक दिन सफलता खुद हमें ढूंढ लेगी। मैं आपसे यही कहूँगा कि मोटिवेटेड रहिए, मेहनत पर भरोसा करिए और याद रखिए, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है। एंड में मैं सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि वैसे तो शब्दों में मैं इस चीज़ को बयान नहीं कर सकता, लेकिन मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से मेरे लिए ये समय निकाला और जो भी ये हार्ट टचिंग बातें जो भी आपने की, जो भी मेरे दोस्तों के लिए आपने बातें बताई, शायद मुझे लगता है कि इन बातचीत से मैंने भी बहुत कुछ सीखा, मेरे साथी लोग भी बहुत कुछ सीखेंगे, आने वाले मेरे जो साथी लोग हैं वो भी इस चीज़ से बहुत कुछ सीखेंगे। तो एक बार फिर मैं आपका दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा सर। थैंक यू। दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ पहुँचाइए, ताकि दूसरे आपके दोस्तों को भी सही दिशा मिल सके। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक मेहनत करते रहिए और अपने सपनों को जीते रहिए। धन्यवाद।